Good morning everyone. Today we are going to continue with what we started in previous videos, that is class 9th of chapter 2 history, the Russian Revolution. इससे पहले हम रशियन रेवोल्यूशन को दो पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने सोशलिज्म इन यूरोप और उसके इवेंट्स को डिस्कस किया था और रशियन रेवोल्यूशन टिल फरवरी रेवोल्यूशन 1970 तक हम देख चुके थे. अब हम अक्टूबर रेवोल्यूशन और उसके बाद के इवेंट्स को डिस्कस करते हैं. दिस इज पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर. द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917. तो हम ये चीज़ पहले देख चुके थे कि रशिया में मेंशेविक लोगों ने अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश कर लिया था बहुत जगह पे फरवरी की रेवोल्यूशन के बाद. बट जो बोल्शेविक लोग थे, जिसके लीडर लेनिन थे, उनको ये डर था जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई है, जो असेंबली बनी है, कहीं वो डिक्टेटरशिप ना फॉलो करने लग जाए. इसीलिए काफ़ी डिस्कशंस वगैरह के बाद सितंबर में एक हाई लेवल पे डिस्कशंस होती है और ये चीज़ डिसाइड होती है बोल्शेविक लोगों के द्वारा कि वो एक अपराइजिंग करेंगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट. जो बोल्शेविक सपोर्टर्स थे आर्मी में, सोवियत में, फैक्ट्रीज में, दे केम टुगेदर और अक्टूबर 16, 1917 को एक अपराइजिंग स्टार्ट होती है अगेंस्ट पेट्रोग्राड सोवियत एंड बोल्शेविक पार्टी टू अग्री सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर. अब होता ये है कि बोल्शेविक लोगों ने एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी इस्टेब्लिश करते हैं, तो जिसके थ्रू वो सोवियत के ऊपर, जो वहाँ की थी काउंसिल थी, उसके ऊपर पावर सीजर करें. और दोनों तरफ से जो पहले रूलिंग पार्टी थी या रूलिंग लोग थे और बोल्शेविक लोग, दोनों की तरफ से एक स्मॉल स्केल पे वॉर शुरू होती है. कुछ एरियाज़ में, कहीं पे मेजर स्केल पे वॉर शुरू होती है, फाइट शुरू होती है बैटर से. और एट दी एंड जब बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, कहीं किसी एरिया में पुरानी गवर्नमेंट जीत रही होती है, कहीं पे नई बोल्शेविक गवर्नमेंट जीतती है, तो एट दी एंड बाय 24 जब ये अपराइजिंग शुरू होती है, उसी दिन इवनिंग में जो मेन पेट्रोग्राड के एरिया था, वहाँ पे बोल्शेविक लोगों ने अपना रूल को इस्टेब्लिश कर लेते हैं, मेजरली एरिया को कैप्चर कर लेते हैं और जो भी उनके लोग वगैरह थे अपोजिशन के, प्रो गवर्नमेंट रूप से, उनको बंदी बना लेते हैं ताकि वो उस एरिया में विन हो जाए. और बाकी जो एरियाज़ थे, काफ़ी एरिया पे स्मॉल स्केल पे वॉर कंटिन्यू रहता. ऑल द रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्राड अप्रूव द बोल्शेविक एक्शन. जो भी वहाँ पे रशिया के कांग्रेस में जो सोवियत्स के कांग्रेस के मेंबर थे, वो पेट्रोग्राड के ऊपर बोल्शेविक जो एक्शन होता है, जो अपराइजिंग होती है, उसको अप्रूव करते हैं. जैसे कि हमने डिस्कस किया कि बहुत सिटीज़ में ये अपराइजिंग थी, कहीं पे हैवी फाइट हुई, स्पेशली मॉस्को में. बट एट द एंड दिसंबर तक बोल्शेविक का मॉस्को और पेट्रोग्राड के एरिया पे एक मेजर कंट्रोल था. डैट मीन्स जो मेजर सिटीज़ थी वहाँ की, वो बोल्शेविक लोगों के कंट्रोल में आ चुकी थी. अब बोल्शेविक लोग जैसे ही, जिसके लीडर लेनिन थे, ये बोल्शेविक पार्टी रूल पे आती है, तो वो काफ़ी सारे चेंजेस करना शुरू करती है और कुछ इवेंट्स भी होते हैं उस दौरान. बट उनका सबसे जो मेजर चेंज था वो ये था कि उन्होंने सारे इंडस्ट्रीज़ और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया इन नवंबर 1917. मतलब बिल्कुल नेक्स्ट मंथ में ही सारे बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया और इंडस्ट्रीज़ को भी. और ये नेशनलाइज का मतलब ये है कि इसके ऊपर कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा. हर तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी इसको, इसके ऑपरेशंस को, इसकी फंक्शनिंग को, हर तरीके से, चाहे इंडस्ट्रीज़ हो चाहे वो बैंक हो. और ये चीज़ टिल नाउ आगे तक भी कंटिन्यू रहती है, काफ़ी मेजर टाइम तक. हाँ, डिफरेंट वेज में ये चीज़ रूल्स ला के या वैसे चेंज करी जाती थी. द लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो बोल्शेविक्स थे, या सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट की वजह से प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ होते थे, किसी भी तरीके की प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट नहीं करते थे. और जो पीजेंट्स थे, उन लोगों ने, बोल्शेविक्स ने सारी लैंड को प्राइवेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया और सारे पीजेंट्स ने उस लैंड को
जो मेजरली नोबिलिटी के पास होता था, क्योंकि हाई क्लास के पास ज़्यादा लैंड होता था, उसको कैप्चर करने लग गए। द यूज़ ऑफ टाइटल्स वर बैंड, जैसे कि पुराने टाइम पे जैसे ज़ार के टाइम पे टाइटल्स होते थे या फिर नोबिलिटी के टाइटल थे, उनको बैन कर दिया गया। न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिज़ाइन फॉर आर्मी एंड ऑफिशियल्स, ताकि एक तरीके से अलग रिप्रेजेंटेशन हो। और साथ ही साथ बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम्ड एज रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक। इसी दौरान जैसे कि ये देखा गया कि बोल्शेविक ने एक अच्छा रेवोल्यूशन अपराइजिंग के थ्रू एक मेजर एरिया को क्लेम किया अपने अंडर, तो दे स्टार्टेड कि उनके मन में ये चीज़ थी कि हाँ, उनके पास एक मास लोगों का सपोर्ट है। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बोल्शेविक कंडक्टेड इलेक्शंस इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और ये इवेंट था 19 नवंबर 1917 का ही। बट उनकी उम्मीदों के खिलाफ जाके ऐसा रिजल्ट आया कि दे फेल टू गेन मेजॉरिटी सपोर्ट। और जब मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं होता तो एक पार्टी जो रूल करेगी उसको या तो कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ती थी या फिर बाकी पार्टियों के सपोर्ट लेना पड़ता था, और हर डिसीजन पास करने के लिए भी एक अथॉरिटेरियन या फिर एक अपनी मर्ज़ी से रूल करने का इवेंट जो था या अपॉर्चुनिटी थी वो ख़त्म हो चुकी थी बोल्शेविक्स के लिए। इसीलिए 2 महीने के बाद का हम अगर ये टाइम देखें, जनवरी 1918 में असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर। पहले इसी असेंबली ने एक्सेप्ट किया था कि बोल्शेविक अपराइजिंग को एक्सेप्ट किया गया, बट बाद में इस मेजर्स को रिजेक्ट किया गया काफ़ी सारे को, जैसे कि नेशनलाइज वाला और लैंड सीजर वाला। जो पूरी असेंबली थी उसने, दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट असेंबली राइट ओवर हेयर, जो जिनमें जनवरी में इस चीज़ को रिजेक्ट किया। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब लेनिन को ये लगा कि ये असेंबली अब प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो लेनिन ने असेंबली को ही डिसमिस कर दिया, बिकॉज लेनिन वॉज द सुप्रीम लीडर ओवर देयर। इन मार्च 1918, जो कि वर्ल्ड वॉर का टाइम चल ही रहा था, वहाँ पे वर्ल्ड वॉर हो ही रही थी। वर्ल्ड वॉर 1 में रशिया और लड़ रही थी जर्मनी से और ऑस्ट्रिया से। तो लेनिन को ये लगा, बोल्शेविक लोगों को ये लगा कि 2 फ्रंट पे वॉर हो सकती है। 2 फ्रंट पे वॉर का मतलब जो वर्ल्ड वॉर चल रही है वो, और इंटरनल वॉर भी जो कि सिविल वॉर थी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, डिस्पाइट ऑपोजिशन फ्रॉम मैनी पॉलिटिकल एलाइज एज वेल, बोल्शेविक ने पीस डील साइन करती है जर्मनी के साथ एट ब्रेस्ट लिस्टोवर्क, ताकि वो एक सीज फायर हो जाए और जो भी आगे की प्रॉब्लम्स हो सकती है, जो इंटरनल प्रॉब्लम हो सकती है, उस चीज़ के ऊपर टैकल किया जाए, उस चीज़ को टैकल किया जाए। 2 फ्रंट पे वॉर करना इट्स नॉट गुड। इसी के साथ रशिया बिकेम 1 पार्टी स्टेट, सिर्फ बोल्शेविक रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रूल होता था। और जब ये चीज़ भी ध्यान रखी गई कि जो अपराइजिंग है, पहले भी वर्कर्स की वजह से और पीजेंट्स की वजह से अपराइजिंग हुई थी, तो वो चीज़ दोबारा ना हो, इसलिए ट्रेड यूनियंस को भी अपने कंट्रोल में रखा गया, जो कि पहले नहीं था। बट रेवोल्यूशन के बाद, अक्टूबर की रेवोल्यूशन के बाद, इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान रखा गया कि ताकि ये दोबारा अपराइजिंग ना हो। द सिविल वॉर, जैसे कि हम कह चुके थे कि 2 पार्टी आपस में बट चुकी थी लोगों के मन में, एक पार्टी के लिए सपोर्ट, दूसरी पार्टी के एक्शंस के लिए अपोज था। तो सिविल वॉर होना एक लाजमी सी बात हो गई थी वहाँ पे। तो जो नॉन बोल्शेविक्स थे, जैसे कि लिबरल सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी, वो बोल्शेविक के एक्शंस को कंडेम करते थे, उनको नहीं पसंद आ सकते थे, ऑब्वियस सी बात थी ये। और देयर लीडर्स मूव टू द साउथ रशिया एंड ऑर्गेनाइज ट्रूप्स टू फाइट दी बोल्शेविक्स। बोल्शेविक्स को रेड की तरह दिखाया गया था एज अ सिंबल, और सिमिलरली जो रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे वो ग्रीन रिप्रेजेंट करते थे, और जो ज़ार को फॉलो करते थे या उनकी सपोर्ट में थे वो वाइट में थे ड्यूरिंग 1918 एंड 1919 के टाइम पे। और ये जो नॉन बोल्शेविक लोग थे, इनको फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश, जापानीज़ ट्रूप्स का फुल सपोर्ट था। और उसका रीज़न ये था कि जो इवेंट्स थे जो रशिया में हुए थे, जो अपराइजिंग्स हुई थी, बोल्शेविक लोगों का उठना, ये चीज़ एक थ्रेट बन सकती थी टू द डेमोक्रेसी ओवर दीज कंट्रीज एज वेल, ताकि ऐसे इवेंट्स उनकी कंट्रीज़ में ना हो और
ये अपराइजिंग को रुकवाया जाए, इसलिए इन्होंने नॉन बॉल्शेविक लोगों को सपोर्ट करना शुरू किया। बट एट द एंड ये देखा गया, जब नॉन बॉल्शेविक लोग वॉर में थे तो वो पीजेंट्स के साथ मिलके काम नहीं करते थे, उनके खिलाफ अलग से लड़ाई करते थे, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी को पीजेंट्स ने सीज किया था, जिसका एक एडवर्स इफेक्ट ये पड़ता है कि वॉर के दौरान उनका मास सपोर्ट चला जाता है, और जैसे ही वो मास सपोर्ट चाहता है, धीरे धीरे वॉर नॉन बोल्शेविक लोग हारने लगते हैं, क्योंकि पब्लिक का सपोर्ट नहीं है तो उनको इनपुट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। तो एट द एंड बाय जनवरी 1920 नॉन बोल्शेविक लोग वॉर हार जाते हैं और मेजर पोर्शन पे बोल्शेविक लोगों का कब्जा हो जाता है रशिया के। साथ ही साथ तो सोशलिज्म का बढ़ावा देने का किस्सा चल रहा था, उसको भी एक अलग अथॉरिटी मिलती है ये वॉर के दौरान भी और उस वॉर के बाद भी। जो सेंट्रल एशिया की, जो रशिया के अंदर कंट्रीज़ थी, जैसे कि कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जैसी आज की डेट में जो सेंट्रल एशियन पावर्स में थी, वहाँ पे भी बहुत लोगों को मारा जाता था सोशलिज्म को दिखाने के लिए, एक इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए। बट जैसे ये वॉर ख़त्म होती है और एक डिसेंट लेवल पे इवेंट्स होने लगते हैं, नॉर्मल लाइफ आने लगती है थोड़ी थोड़ी, तो ये जो बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का भी जो एरिया था सोवियत यूनियन के अंदर, उनको थोड़ी सी ऑटोनॉमी मिलती है, एंड दैट टू बाय दिसंबर 1922। तो जो सिविल वॉर थी उसके बाद जब बोल्शेविक लोगों का रूल होता है, तो हम ये देखते हैं कि वो सोशलिस्ट सोसाइटी को कैसे इस्टेब्लिश करते हैं। तो जैसे कि हम पहले देख चुके थे कि उन्होंने बैंक्स को और इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज कर दिया था, और ये चीज़ सिविल वॉर के दौरान भी रही। इसके अलावा अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस, दैट वॉज अ 5-year प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस। 5-year प्लान का मतलब ये था कि गवर्नमेंट 5 साल तक के लिए एक प्लान करेगी, विजन करेगी, और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेगी, जिसके अंदर डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर, स्कूलिंग, एजुकेशन जैसी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, और हर सेक्टर को अकॉर्डिंगली उसी के ऊपर काम करना पड़ेगा, और जैसे वो प्लान में डिसाइडेड है। तो ऐसे 2 प्लान्स बनते हैं जो कि बहुत सक्सेसफुल रहते हैं 5-year प्लानिंग में। तो पहला प्लान था 1927 से 1932 तक का, और 1933 से 1938 तक का, जो कि ये सेंट्रलाइज प्लानिंग सिस्टम होता है, और ये बहुत अच्छे लेवल पे इकोनॉमिक ग्रोथ लाता है रशिया में, जिसका इम्पैक्ट होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है, नई फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश होती है, कहीं कहीं 100% प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। बट एज वी सेड कि जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगती है या नई इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, तो वर्किंग कंडीशन इनिशियली पुअर रहती है। सेम केस यहाँ पे भी था, डिस्पाइट कि यहाँ पे सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट था, जहाँ पे वर्कर को इम्पोर्टेंस दी जाती थी, फिर भी वर्किंग कंडीशन पुअर थी, सैनिटेशन फैसिलिटी प्रॉपर नहीं थी। बट हाँ, स्कूल की डेवलपमेंट ज़रूर करी गई थी चिल्ड्रंस के लिए, चर्चेस भी बनाए गए थे, क्रचेस भी बनाए गए थे, ताकि लोग वुमेन्स वगैरह अपने बच्चों को वहाँ पे रख के काम भी कर सके। तो हाँ, ये एक पॉजिटिव चीज़ थी। बट एट द एंड वुमेन की और वर्कर्स की कंडीशन अच्छी नहीं थी फॉर द टाइम बीइंग। स्टैलिनाइज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन, जो भी ये इवेंट्स होते थे सिविल वॉर के बाद, तो रशिया में जैसे सिंगल पार्टी रूल इस्टेब्लिश होता है, थोड़े टाइम के लिए लेनिन ज़रूर लीडर रहते हैं, बट 1924 में लेनिन की डेथ होती है, और उसके बाद रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर बनते हैं जोसेफ स्टालिन, एंड ही वॉज टिल डेट वन ऑफ द मोस्ट क्रूअल लीडर्स, डिक्टेटर्स इन दिस वर्ल्ड। उन्होंने, जैसे कि हम हिटलर को बहुत अपोज करते हैं और अच्छा नहीं मानते कि उन्होंने बहुत अत्याचार किए थे, काफ़ी लोगों को मारा गया था, सेम थिंग गोज़ फॉर स्टालिन एज वेल। बट हाँ, जब ये वर्ल्ड वॉर के दौरान था, तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे स्टालिन वॉज एट द विनिंग साइड, तो इतना इनका नाम खराब नहीं था, बट स्टिल एज अ डिक्टेटर ये बहुत क्रूअल थे। और इन्हीं का कुछ आइडियोलॉजी और इवेंट्स थे जिस दौरान जब
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही होती थी और इकोनॉमिक ग्रोथ का जो टाइम था जो हमने प्लानिंग में डिस्कस किया, जिसके ऊपर स्टालिन ने काफ़ी एक्शंस लिए और कलेक्टिवाइजेशन का कॉन्सेप्ट निकाला। ये ऐसा क्यों था? क्योंकि 1927 और 28 के दौरान रशिया में फूड ग्रेन्स की प्रॉब्लम थी और स्टालिन को ये लगता था कि ये जो प्रॉब्लम है ये रिच पीजेंट्स की वजह से थे, क्योंकि वो होल्डिंग करते थे और जैसे ही होल्डिंग करेंगे स्टॉक प्राइजेस राइज होंगे और वो तब इसको बेचना शुरू करते थे ताकि शॉर्टेज वगैरह में प्राइस हाई मिले। जो रिच पीजेंट्स थे उनको कुलाक्स कहा जाता था। हेंस जो कुलाक का जो सिस्टम था उसको एलिमिनेट करने के लिए स्टालिन ने एक कॉन्सेप्ट लाया कलेक्टिवाइजेशन का। और ये कॉन्सेप्ट ये था कि सारे जो पीजेंट्स होंगे वो उनका कोई पर्टिकुलर लैंड नहीं होगा, कोई एक अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पीजेंट्स के लिए नहीं होगी, वो कलेक्टिवली एक पूरा लैंड है, जैसे मान लो 100 एकर्स का लैंड है, उसके अंदर पीजेंट्स के 5-10 एकड़ का एरिया हो सकता है, किसी का ज़्यादा या कम, बट कलेक्टिवाइजेशन के कॉन्सेप्ट में वो पूरा 100 एकड़ गवर्नमेंट के पास जाएगा, पीजेंट्स उस पर काम करेंगे, उससे कुछ इनपुट नहीं लेंगे, सारा आउटपुट जो होगा वो गवर्नमेंट अपने पास रखेगी और आगे सेल करेगी। तो इस कॉन्सेप्ट को कलेक्टिवाइजेशन बोला गया। बट एट द एंड ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा फेल करता है। उसका रीज़न ये था कि पीजेंट्स अपने पास कुछ रख नहीं पा रहे थे, प्रॉफिट्स नहीं हो रहे थे और डेफिनेटली जब प्रोडक्शन पुअर होगी तो प्रॉफिट नहीं हो सकता था और प्रोडक्शन भी पुअर थी। बट साथ ही साथ जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ता है, दोज फार्मर हु रेजिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन वर पनिश्ड, देयर कैटल्स वर किल्ड एंड दे वर डिपोर्टेड और एक्साइल्ड। जिन भी किसानों ने इस चीज़ को अपोज किया उसको पनिशमेंट मिलती थी, आइदर उनकी कैटल्स को मार दिया जाता था या फिर उनको साइबेरिया जैसी जगह पे डिपोर्ट कर दिया जाता था जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती थी। और इन सभी एक्शंस के बाद भी ये देखा गया जो प्रोडक्शन थी वो डेफिनेटली इमीडिएटली इंक्रीज़ नहीं होती है और वहाँ पे भी यही हुआ, इमीडिएटली इंक्रीज़ नहीं हुई, बैड हार्वेस्ट थे। और 1930 से लेकर 1933 तक के टाइम पे बहुत डेविस्टेटिंग फेमाइंस थे सोवियत हिस्ट्री के, जहाँ पे लगभग 4 मिलियन लोगों की डेथ होती है। और इसी दौरान दोज हु क्रिटिसाइज स्टालिन एंड हिज पॉलिसीज वर इम्प्रिजन्ड and sent to detention camps on the grounds of conspiracy against the socialism and were tortured or killed. जो भी स्टालिन को या उनकी पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करते थे उनको डिटेंशन कैंप्स या जेल में भेज दिया जाता था और एट द एंड उनके साथ अच्छा नहीं होता था, या तो टॉर्चर किया जाता था, मार दिया जाता था और जेल में भेजने का कॉज भी कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म बताया जाता था। वैसे भी अगर एक सिंगल पार्टी रूल कर रही है तो कॉज बताना भी ज़रूरी नहीं होता था, वो किसी भी कॉज पे भेज सकते थे। बट जो ये रशियन रेवोल्यूशन होती है इसका एक ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ता है और आज की डेट में भी उस इम्पैक्ट को देखा जाता है, क्योंकि ये रेवोल्यूशन कोई एलीट क्लास नहीं बल्कि वर्किंग क्लास के थ्रू हुई थी। काफ़ी मेजर रोल था लोअर क्लास का जो कि वर्ल्ड वाइड नहीं देखा जाता था इससे पहले। तो एक बार हम उन इम्पैक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या इम्पैक्ट्स थे। सबसे पहला, द वैल्यू ऑफ वर्कर्स एंड देयर वर्किंग कंडीशन केम अंडर कंसिडरेशन एंड इम्प्रूव्ड। भले ही अगर हम ये देखें कि रशिया में भी आफ्टर रेवोल्यूशन, अक्टूबर रेवोल्यूशन, जो 5 ईयर प्लान की टाइम आए थे दो, उस टाइम पे वर्किंग कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। बट जो वर्ल्ड वाइड अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो हम ये देख सकते हैं कि वर्कर्स की कंडीशन के ऊपर ध्यान दिया जाने लगा। जैसे कि हमने जर्मनी और ब्रिटेन के केस में देखा कि वर्किंग आवर्स के खिलाफ ट्रेड यूनियंस खड़ी होने लगी, तो उनके इम्पैक्ट्स पड़े। दो इम्पैक्ट्स आने में टाइम लगता है, बट वो जो इम्पैक्ट्स थे, वो जो कंडीशंस थी, उनके ऊपर ध्यान दिया गया। आज की डेट में भी अगर हम देखें तो बहुत डिसेंट कंडीशन है कंपैरेटिव टू दैट टाइम। सेकेंडली, the idea behind socialism became prominent, that is welfare state.
अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट हमने चैप्टर में डिस्कस किया, जैसे कि सोशलिज्म की सरकार जैसे रशिया में बनी, एक डिक्टेटरशिप फॉलो हुई, नॉट सोशलिज्म फॉलो हुआ, बट जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट था कि सबके पास बराबरी का अधिकार हो, किसी के साथ जाति ना हो, और जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो आइडिया था, ये वर्ल्ड में बहुत प्रोमिनेंट होता है, ये बहुत अच्छे से काम करता है। ये नया एक कॉन्सेप्ट लाता है, डैट इज़ वेलफेयर स्टेट, जिसका मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट होगी कहीं पे भी, उसका काम सिर्फ पैसा कमाना नहीं होगा, उसका काम होगा वेलफेयर देना, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना, उनकी अच्छी स्थिति के लिए काम करना। इसलिए आज की डेट में भी अब कोई भी गवर्नमेंट बनती है तो हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करती है कि लोगों की भलाई हो। तीसरा, इन मैनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्म्ड। इंडिया में भी अगर हम ये देखते हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म होता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म होती है। इवन जो सोशलिज्म का जो आइडिया था उससे वर्ल्ड में काफ़ी लीडर्स भी इवन इन इंडिया इम्पैक्ट होते हैं, उनको इम्प्रेसिव मानते हैं, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ये बहुत प्रोमिनेंट सोशलिस्ट लीडर थे, उस आइडियोलॉजी को बिलीव करने वाले। By the time the outbreak of the Second World War, the USSR had given socialism a global face and world stature. जैसे कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जोसेफ स्टालिन का रूल था रशिया में, यूएसएसआर में, और रशिया बाय द एंड जर्मनी को हराने में कामयाब रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो ये चीज़ देखी गई कि जो सोशलिज्म या कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट था, इट वाज डायरेक्टली चैलेंजिंग द कैपिटलिज्म या डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट, और इसको एक ग्लोबल फेस मिलता है। और एट द एंड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता है, बहुत कंट्री सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट में बनती है। आज की डेट में भी हर जगह किसी ना किसी फॉर्म में सोशलिज्म के आइडिया को फॉलो किया जाता है, और बहुत कंट्रीज आज भी जैसे चाइना, वियतनाम, ये सोशलिज्म या कम्युनिज्म के कॉन्सेप्ट पे अपने आप को रन करती है। बट हाँ, एक जो वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर होती है, वो भी एक मेजर इम्पैक्ट था इन्हीं दो आइडियोलॉजीज़ की लड़ाई का। एंड बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी द इंटरनेशनल रेप्यूटेशन ऑफ यूएसएसआर एज अ सोशलिस्ट कंट्री हैड डिक्लाइन। अब इसका रीज़न ये था कि 1990s के दौरान यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है ड्यू टू मैनी रीजन्स, जिसके बाद जो रशिया जो है वो एक अपनी अलग स्टैंड लेता है, और यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद लगभग 15 कंट्रीज नई फॉर्म होती है, जिसके अंदर डिफरेंट एक आइडियोलॉजीज, या फिर कहीं पे डेमोक्रेसी, कहीं पे सोशलिज्म, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री फॉलो किया जाता था। आज भी वो कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं और उस चीज़ के ऊपर वर्क करती हैं। इसी के साथ चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। सो प्लीज़ टेल हाउ यू लाइक द चैप्टर, डू टेल about do ask your doubts in the comment section, and please like, subscribe this channel. Thank you.